So hello guys, this is Abhay and I am going to teach you the fifth lecture of biology, chapter name digestion and absorption. In last lecture, we studied structure of gut and also the naming structure of NCERT of gut. Okay, so today we are going to study the topic salivary glands and also saliva. Okay, let's come to the point. Salivary glands. ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती कहाँ पे हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। सैलिवरी ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी एंड सिक्रीट सैलिवरी जूस या फिर सैलिवरी सैलिवा का जो भी जूस होता है उसका सिक्रीशन इनटू द बक्कल कैविटी। ठीक है, मतलब कि बक्कल कैविटी के बाहर ये प्रेजेंट होती हैं। जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी बक्कल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं और बक्कल कैविटी में अपना जूस होता है जो सलाइवा का जूस होता है उसको सिक्रेट करती हैं। ठीक है, मतलब सलाइवा को सैलिवरी ग्लैंड्स आपकी बक्कल कैविटी में सिक्रेट करने का काम करती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने तरह की होती हैं? तीन तरह की होती हैं। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड द लास्ट वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये लिख देते हैं पहले और साथ साथ नोट करिएगा। salivary glands situated just outside the buccal cavity and secrete saliva into the buccal cavity। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कितने टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो पढ़ेंगे, जो कि अभी मैंने बताया। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड्स एंड द लास्ट वन इज सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इनमें तीन टाइप्स की होती हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी से इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है या सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये 70% ऑफ द सलेवा सिक्रीट करती है। ठीक है, लास्ट में आपकी क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। अब एक एक के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं होती कहाँ हैं? प्रेजेंट आउटसाइड द बक्कल कैविटी एंड secrete saliva into the upper vestibule। ठीक है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो होती है इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। डक्ट कौन सी होती है पैरोटिड ग्लैंड में? एक्सटेंशन डक्ट होती है। ठीक है, इतना लिख लेते हैं पहले। इसके बाद सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी का पार्ट देखेंगे और आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो सैलिवरी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड की होती है। मतलब सैलिवरी ग्लैंड में जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो है आपकी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड पहला पॉइंट।
लार्जेस्ट, ठीक है, और सीक्रेट 25 to 30% ऑफ टोटल सलेवा। दूसरा, डक्ट कौन सी होती है? एक्सटेंशन डक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? सिक्रेशन कंट्रोल्ड बाय 9th क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये नोट करिए, हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं दूसरी ग्लैंड पे, जो कि है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इसमें पहला पॉइंट क्या है? डक्ट कौन सी होती है? वार्टन डक्ट है। वाल्टन्स डक्ट, सीक्रेशन कंट्रोल्ड बाय सेवेंथ क्रेनियल नर्व। सेवेंथ क्रेनियल नर्व और सीक्रेट 70% मैक्सिमम 70% ऑफ टोटल सलाइवा। ये 3 पॉइंट है इनमें, ठीक। उसके बाद अब आते हैं लास्ट वाली ग्लैंड पे, जो कि आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो आपका सिर्फ 5% ऑफ टोटल सलाइवा रिलीज करती है, जिसका सिक्रीशन 7th क्रेनियल नर्व से ही कंट्रोल होता है, जो कि आपका सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। 7th क्रेनियल नर्व आपका, वो भी लिख देते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड, smallest, secrete 5% minimum saliva, secretion controlled by seventh cranial nerve, डक्ट कौन सी होती है इनमें? रिविनस डक्ट, डक्ट है रिविनस। ओके। अब इसके बाद आते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा पे, यानी कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सलाइवा के 100% पार्ट में से 99.5% वाटर होता है, 0.5% सॉल्यूट्स होते हैं, जिसमें आपके आयंस होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल अलग है, एंजाइम अलग होता है। उसके बाद म्यूकस भी है फूड को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, ठीक। और ये सब लिख लेते हैं, आप लोग भी साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए, जितना ज़्यादा हो सके उसे क्लास में याद करिए, ठीक है।
composition of saliva 99.5%, 5% क्या होता है वाटर, 0.5% क्या होता है सॉल्यूट। ठीक है, आयंस कौन कौन से हैं? आयंस है सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ठीक है, इनमें जो फ्लोराइड आयन होता है एक्ट एज कोफैक्टर और salivary amylase। salivary amylase का दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है, अभी जब केमिकल रिएक्शंस आएंगी इसके बाद, जब हम लोग ये सारे थियोरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आपकी केमिकल रिएक्शंस आएंगी उसमें बताएंगे कि सैलिवरी अमाइलेज का रोल है कहाँ। वैसे तो बता देता हूँ, सुक्रोज से माल्टोज में जब कन्वर्ट किया जाता है तो एज अ कोफैक्टर काम करता है आपका क्लोराइड आयन जो होता है। ठीक है, यहाँ पे सुक्रोज से माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, सुक्रोज से माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो क्लोराइड आयन होता है सैलिवरी अमाइलेज में एज अ कोफैक्टर काम करता है। ठीक, इसके बाद क्या है बाइकार्बोनेट आयन, और यहीं पे लिख देते हैं बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इसको यूज कर दूं, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन करता क्या है हमारा, एक्ट एज बफर। बफर का मतलब क्या है यहाँ पे, मेंटेन पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन पीएच इन सलाइवा एंड स्टमक। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो कि एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। उसमें क्या है आपके एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम में लाइसोसोम है, थायोसाइनोइड है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन में भी आईजीए जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो है, ठीक, एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है। उसके बाद आपके जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में लिंगुअल लाइपेज है और सैलिवरी अमाइलेज जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी है। ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं एंटीबैक्टीरियल। में क्या क्या है, एंजाइम, थायोसाइनाइड, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए क्या है, एंटीबॉडी है, एंटीबैक्टीरियल हो गया। इसके बाद एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में दो तरह के एंजाइम है सलाइवा में, लिंगुअल लाइपेज और सैलिवरी अमाइलेज। लिंगुअल लाइपेज एंड सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, इतना हो गया। और म्यूकस भी होता है, म्यूकस किस लिए है, और ल्यूब्रिकेशन ऑफ फूड।
और lubrication of food। ठीक है, इतना आपका हो गया होगा पार्ट। इसके बाद हम लोग आएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनके वाले पार्ट में। गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती कैसे हैं? epithelial fold of mucosa extend down into the lamina propria layer makes gastric glands। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ पहले। ऐसे ऐसे करके हम लोग का फिगर था जो कल के लेक्चर में पढ़ा था, गट वाला पार्ट। ठीक है, उसमें आपका था ये है आपकी epithelium वाली लेयर, ये है लैमिना प्रोप्रिया, ये है मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब जो आपकी इपिथेलियल फोल्ड्स वाली लेयर है, जब इस लैमिना प्रोप्रिया के अंदर जाकर जो फोल्ड्स बनाती है, जैसे अगर यहाँ तक ये गई, ठीक है, ऐसे करके जो फोल्ड्स बनाती है उससे ग्लैंड्स बनती हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज क्या क्या करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस रिलीज करती हैं। CIF फैक्टर होता है जो कि कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? कासल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में वर्क करता है। ठीक, और चीफ या जाइमोजन सेल भी रिलीज करती हैं। इनका काम क्या होता है? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनके नेम क्या क्या हैं? पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, और लास्ट में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। इतना हो गया पार्ट आपका। और म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस कितनी 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होता है? जो कि एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी गट को प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करती हैं। वो भी कितनी मोटाई? 1 to 3 mm मोटाई की। ठीक है, 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस। इतना पार्ट हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है जो जी सेल होती हैं। जी सेल क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक सॉरी जी सेल जो होती हैं एंडोक्राइन होती हैं। एंडोक्राइन इन द सेंस जो हार्मोन रिलीज करती हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड का कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड उससे कंट्रोल होती है कितना आपका म्यूकस रिलीज करना है, कितना आपका पेप्सिनोजन रिलीज करना है, कितना प्रोटियोलिटिक एंजाइम आपको रिलीज करना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। इस तरह से आपकी जो जी सेल होती है कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी सेल है? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। यहाँ पे आपकी होती है जी सेल। ये हो गई आपकी म्यूकस नेक सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। फोल्ड्स ऑफ epithelium of mucus of mucosa extend down into the lamina propria
मेक्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मेक्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये आपकी होगी डिफिनेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। इसको भी रेस कर लेता हूँ ना, लिख लीजिएगा। आते हैं फिगर वाले पार्ट पे। ये वाला पार्ट जो है आपका इतना, ये क्या है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल रिलीज क्या क्या करती हैं, HCl और CIF। ये जो सेल्स होती हैं, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और CIF कासल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती हैं। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का काम क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए। आरबीसी का शेप आप लोग को पता होगा शायद, इस तरह का होता है, बीन शेप का। ये मैच्योर आरबीसी का शेप है। ठीक है, और ये वाली है आपकी इमेच्योर आरबीसी, इसका साइज लार्ज होता है। जो इमेच्योर आरबीसी होती हैं और जो मैच्योर आरबीसी होती हैं उनका स्मॉल होता है साइज। ठीक, इनको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि मैच्योर करने के लिए विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। और अब आप लोग सोच रहे हैं अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो क्या होगा उससे, तो जाहिर सी बात है कि मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा। पर्नीशियस एनीमिया में आपका जो आरबीसी होती हैं वो जब मैच्योर ही नहीं होंगी तो आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी में मैक्रोफेज जो होते हैं वो आपकी आरबीसी को मार दिया करेंगे, और आपके शरीर में आरबीसी ही नहीं रहेगी तो खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिससे आप बीमार पड़ जाएंगे। तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। पर्नीशियस एनीमिया या फिर जिसको मैक्रोसिटिक एनीमिया भी बोलते हैं। अभी मैं लिखूंगा सर, समझा रहा था आपको। ये हो गई आपकी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ये वाली होती है म्यूकस नेक सेल। ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ पे है जी सेल। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये है चीफ या जाइमोजन सेल। चीफ जाइमोजन सेल में क्या होता है, जो आपकी इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो हैं ये वाले पार्ट रिलीज करती हैं, चीफ या जाइमोजन सेल। चीफ या जाइमोजन सेल होती क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसमें, पहला है पेप्सिनोजन, दूसरा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में, इनमें ही पाया जाता है, जिनको इन्फेंट भी बोलते हैं, इन्फेंट। ठीक है, प्रोरेनिन होता क्यों है, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। हम लोग उतना ज्यादा मिल्क पीते नहीं है। ठीक है, बच्चे सिर्फ मिल्क के भरोसे ही रहते हैं, वो खाना तो खा नहीं पाते हैं जब छोटे रहते हैं, 1 से 5 साल की एज तक उन लोग कुछ खास नहीं खाना खाते हैं, तो उनके में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे वो मिल्क को डाइजेस्ट कर सके बहुत ही अच्छे से। जितना ज़्यादा छोटे बच्चे मिल्क को डाइजेस्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग एडल्ट एज में हैं, हम लोग में उतने ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, हम लोग में पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, अभी के टाइम पे हमारे बॉडी में पेप्सिनोजन है, प्रोटीन नहीं है। और एक एंजाइम भी है इसका, जो है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये 3 एंजाइम होते हैं। ये है आपका म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल काम क्या होता है, रिलीज 1 to 3 mm thick layer of mucus
which protect from HCl and proteolytic enzyme which protect from HCl and proteolytic enzyme. प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होता है? एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये वाली सेल आपकी कौन सी होती हैं? जी सेल। कैसी हैं? एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस, जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, जो सिर्फ हार्मोन को रिलीज करने का काम करती हैं। ग्लैंड्स 3 तरह की होती हैं, एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन एंड द लास्ट वन इज हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती हैं। एंडोक्राइन में डक्ट एब्सेंट होती है, रिलीज क्या करती हैं? हार्मोन रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीज करने का काम करती हैं। एक्सोक्राइन क्या होता है? जो कि डक्ट प्रेजेंट होती हैं जिनमें, ठीक है, डक्ट के थ्रू अपना मटेरियल जाके हमारी बॉडी के पार्ट में रिलीज करते हैं ग्लैंड्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इतना आपको पता चल गया होगा। जी सेल क्या होती है? रिलीज गैस्ट्रिक हार्मोन, रिलीज गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन करता है क्या है? कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। अब आते हैं आपकी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल पे। इसमें एक HCl होता है जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और CIF का मतलब कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर ये करता है रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से इस फिगर को पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है आपकी म्यूकस नेक्सेल, ये है आपकी म्यूकस नेक्सेल। इनका काम होता है रिलीज 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या होता है आपका? जो एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हमारे एंजाइम को डाइजेस्ट कर देंगे जो हमारी ही सेल्स होती हैं, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, ठीक। आपका म्यूकस नेक्सेल कंप्लीट हो गया। इसके बाद म्यूकस नेक्सेल के बाद हम लोग आते हैं जो आपकी दूसरी है चीफ या जाइमोजन सेल, जिसमें आता है आपका इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हमारी बॉडी में 3 तरह के होते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, और एक लास्ट में है गैस्ट्रिक लाइपेज। प्रोरेनिन कहाँ पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, एडल्ट एज में नहीं होता है। जी सेल क्या होती हैं आपकी? जो यहाँ पे बनी हुई है जी सेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है? जिनमें हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिनमें डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो है आपकी जी सेल, है ना। तो जी सेल आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये है आपका पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF शॉर्ट में बोलते हैं, उसको रिलीज करता है। CIF का काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक। विटामिन B12 का काम क्या होता है? RBC, जो इमेच्योर RBC होती है उसे मैच्योर RBC में कन्वर्ट करने का काम होता है ना। तो इतना पार्ट आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला कंप्लीट हो चुका है। ये सारे जितनी ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं
हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में वो सारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का दो पार्ट्स था, एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपकी थी गैस्ट्रिक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टिनल ग्लैंड। ठीक है, ये सब थी। इंटेस्टिनल ग्लैंड आपकी क्या थी? ट्रैक्ट ऑफ ल्यूकेर्कून, जो कि रिलीज क्या करती हैं? इंटेस्टिनल जूस। इनको बोलते क्या है? इंटेस्टिनल जूस का नाम क्या होता है? सक्कस इंटेरिकस। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं आप लोगों को, रिवीजन करते रहिए। रोल ऑफ विटामिन B12, रोल ऑफ विटामिन B12 रेस्पॉन्सिबल और मैच्योरेशन ऑफ RBC न्यूक्लियस। ये क्या है आपकी? मैच्योर RBC है। विटामिन B12 की हेल्प से ये बन गई मैच्योर RBC। रेड ब्लड सेल्स, RBC का फुल फॉर्म। ठीक है, ये है आपका पार्ट। और अगर आप विटामिन B12 नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जो आपकी पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल है, आपका CIF जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको रिलीज नहीं करेगी, तो आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे एनीमिया हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मैक्रोसिटिक या पर्नीसियस एनीमिया। लिख देता हूं मैं इसको इरेज करके। लैक ऑफ विटामिन B12 करता क्या है? लैक ऑफ विटामिन B12 से कमी से क्या होता है? पर्नीसियस और मैक्रोसिटिक एनीमिया। पर्नीसियस और मैक्रोसिटिक एनीमिया की कमी से होगा क्या? इमेच्योर RBC और डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेज। ठीक है, इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे HCl वाले पार्ट पर, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रूल क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। आगे का पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो HCl होता है आपका, हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस इन द सेंस की जो बाहर से वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उनको खत्म करने का भी काम करता है। किल मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसके बाद क्या करता है? फेरस को, फेरिक एसिड जो होता है Fe2+ को Fe3+ में, फेरिक में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक, इतना पार्ट हो गया होगा आपका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियाज, फिर लीवर। पेनक्रियाज क्या होता है आपका? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसमें भी आपके दो तरह के होते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एक होता है और दूसरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये भी आपको कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे, जो अगला लेक्चर आएगा। इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी। इससे ये फायदा रहता है कि आप भूलते नहीं हैं जल्दी। जितना भी आप पढ़ लेंगे वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। भूलने में मतलब बहुत मुश्किल होता है फिर भूलना, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज इतनी चीज़ें करते रहिए, बिना रिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।